महामारी के दौरान देश में 9,346 बच्चे हुए अनाथ। दिल्ली से बड़ी खबर, यूपी के सबसे ज्यादा 2,110 बच्चे शामिल। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हाईकोर्ट में दिया हलफनामा। 4,860 लड़के और 4,486 लड़कियां सूची में शामिल। दिल्ली से बड़ी खबर, महामारी के दौरान देश में 9,346 बच्चे हुए अनाथ। यूपी के सबसे ज्यादा 2,110 बच्चे इस सूची में शामिल हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हाईकोर्ट में इसे लेकर हलफनामा दायर किया है। आपको बता दें, 4,860 लड़के और 4,486 लड़कियां इस सूची में शामिल हैं। और इसके बाद अब हम बात करेंगे अब आगे की बारी। लखनऊ से खबर है, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। सबसे पहले 9वीं 11वीं के छात्रों को किया जाएगा प्रमोट। वार्षिक रिजल्ट के आधार पर किया जाएगा प्रमोशन। सभी बोर्ड के स्कूलों के लिए जारी किए गए निर्देश। लखनऊ से खबर, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। 9वीं 11वीं के छात्रों को किया जाएगा प्रमोट। पिछले एग्जाम के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। वार्षिक रिजल्ट के आधार पर बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। सभी बोर्ड के स्कूलों के लिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और इसके बाद अगली खबर भी लखनऊ से है। सबसे पहले अब हम बात करेंगे अब आगे की बारी को लेकर। जिस तरह से नीट जेईई यूनिवर्सिटी का अब स्वरूप क्या होगा, कैसे प्रवेश होगा, कैसे तैयार होगा कट ऑफ, ये तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं जो अब उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन तमाम राज्य सरकारों की घोषणा के बाद लोगों के जहन में है। जिस तरह से आईसीएसई, सीबीएसई और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लेकर भी योगी आदित्यनाथ के फैसले का इंतजार है। इन तमाम नतीजों के बाद, इन तमाम घोषणाओं के बाद जिस तरह से 12वीं के बच्चों का रिजल्ट निकलकर सामने आएगा, यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं को लेकर भी फैसला जल्द होना है। साथ ही साथ सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड दोनों में ही परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा कर दी गई है। 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने के फैसले का किया गया स्वागत। पीएम मोदी के प्रति उप मुख्यमंत्री ने जताया आभार। छात्र, अभिभावक व शिक्षक हित में लिया गया ये फैसला। लगातार लखनऊ से बड़ी खबर, अब आगे की बारी। आगे किस तरह की रणनीति होगी, योजना होगी, नीट जेईई यूनिवर्सिटी का स्वरूप क्या होगा, कैसे प्रवेश दिया जाएगा बच्चों को 12वीं की परीक्षा से उत्तीर्ण होने के बाद, कैसे तैयार किया जाएगा कट ऑफ। तो लगातार अब हम बात करने वाले हैं अब आगे की बारी को लेकर। जिस तरह से सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड ने 12वीं की परीक्षाओं को रद्द किया है, ऐसे में बच्चों के साथ ही साथ अभिभावकों और साथ ही साथ तमाम विभागों पर यह सवाल उठ रहा है कि किस तरह से आगे बच्चों का प्रवेश किया जाएगा, क्योंकि 12वीं के बाद जब बच्चे आगे बढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में उन्हें एडमिशन लेना होता है, साथ ही साथ कोई मेडिकल की तैयारी करता है तो कोई इंजीनियरिंग की तैयारी करता है, उसमें 12वीं का जो रिजल्ट होता है वो बहुत महत्व रखता है। इस रिजल्ट को जो पिछली परीक्षाओं के आधार पर तैयार किया जा रहा है, उसमें आगे आने वाले समय में किस तरह का कट ऑफ होगा, किस तरह की प्रवेश की रणनीति होगी, इसको लेकर आज हम बातचीत करेंगे। और इस बातचीत की चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ अनिका गोविल, छात्रा आईसीएसई बोर्ड उपस्थित हैं। इसके अलावा विशाल सिंह, छात्र सीबीएसई बोर्ड हैं।
साथ ही साथ बहुत सारे अन्य लोग भी जुड़ेंगे। शिवांशी सिंह, छात्रा आईसीएसई बोर्ड भी, सीमा त्यागी, अध्यक्ष अभिभावक संघ भी हमारे साथ बनी हुई हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करूंगी। प्रियांशु वाजपेयी, छात्र सीबीएसई बोर्ड भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले सीमा जी आपके पास आएंगे, और जिस तरह का सीबीएसई और आईसीएसई को लेकर अभी घोषणा हो चुकी है कि 12th की एग्जामिनेशन को अब रद्द कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, आगे आने वाले समय में सबसे पहले तो रिजल्ट को किस तरह से तैयार किया जाएगा, और जब रिजल्ट तैयार हो जाएगा तो किस तरह का वो रिजल्ट होगा, क्योंकि 12th के बाद बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत सारी राहें होती हैं और उसमें 12th का रिजल्ट, उसके मार्क्स एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो क्या प्लानिंग होगी आगे की? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 12th के मार्क्स या सारे ही क्लासेस के मार्क्स बहुत बड़ी वैल्यू रखते हैं, क्योंकि हमारी एजुकेशन जो है वो मार्क्स बेस पर ही चल रही है। तो आगे ये यूनिवर्सिटीज को सोचना है, जैसे हमारी सरकारों ने ये बहुत सही डिसीजन ले लिया, मोदी जी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम रद्द कर दिए जाएं, और जैसे ही सीबीएसई बोर्ड का डिसीजन आया तुरंत आईसीएसई बोर्ड ने भी अपने एग्जाम कैंसिल किए। और हमें समझ नहीं आ पा रहा है कि यूपी का शिक्षा विभाग अभी किस चीज का मंथन कर रहा है यूपी बोर्ड के एग्जाम को कैंसिल करने में। अभी मैं आपकी रिपोर्ट सुन रही थी कि जो बच्चे बिना माँ बाप के रह गए हैं उनमें सबसे ज्यादा संख्या यूपी के बच्चों की। तो ये पता है कि कोविड महामारी ने यूपी के ऊपर कितना असर डाला है। तो जल्द से जल्द पहले तो मैं ये चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से हमारे शिक्षा मंत्री जी से ये अपील करना कि जब देश के प्रधानमंत्री जी डिसीजन दे चुके हैं तो आप भी ज्यादा मंथन की प्रक्रिया में मत पड़िए और तुरंत डिक्लेयर कीजिए, जिससे आप आगे इन बच्चों के भविष्य के लिए भी डिसीजन ले पाए। अदरवाइज जैसे आप 3 महीने 12th का डिसीजन लेने में लेट हो गए, बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ, बच्चे इतने मानसिक प्रताड़ना से गुजरे, अभिभावक परेशान हुए। अब बच्चों के और अभिभावकों के लिए नई समस्या खड़ी हो जाएगी कि ग्रेजुएशन में एडमिशन कैसे होगा। तो आप जल्द से जल्द इसको डिसीजन लीजिए। और एक आपको सच्चाई हम बताएं अपने देश की, क्यों हम इतनी जद्दोजहद हमें करनी पड़ती है, क्यों हमारे लिए कट ऑफ जैसी चीज रखी जाती है, जबकि शिक्षा हर एक बच्चे का अधिकार है। क्या हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास इतने शिक्षण संस्थान नहीं है कि हम अपने सारे ही बच्चों को ग्रेजुएशन में एडमिशन दिला सके जिस स्ट्रीम में वो चाहे लेना? हमें कट ऑफ जैसी चीज से क्यों गुजरना पड़ता है? क्योंकि हमारे पास जितने हमारे बच्चे हैं, जितने हमारे युवा हैं, उन सब बच्चों को एडमिशन देने के लिए यूनिवर्सिटीज नहीं है। आपको अगर मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हवाला दूं तो हमारे पूरे देश में मात्र लगभग 800 यूनिवर्सिटीज हैं और लगभग 1000 कॉलेजेस हैं। तो क्या इन सब में बच्चा एडजस्ट हो जाएगा, बच्चों को एडमिशन मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अगर मैं गाजियाबाद की मोटी मोटी बात करूं तो गाजियाबाद से लगभग 20,000 बच्चा सीबीएसई बोर्ड का है, और इतना ही अलग बोर्ड का मान ले तो लगभग 1 लाख बच्चा तो गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट का ही है। तो ये 800 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे होगा? तो क्यों नहीं हम ये सारी चीजें इसलिए हमारे सामने आती है क्योंकि हम एजुकेशन और हेल्थ को कभी प्रायोरिटी देते ही नहीं है। हमारी सभी सरकारों के लिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो, ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, लेकिन कोई भी सरकार हो, उनके लिए और चीजें प्रायोरिटी हो जाती हैं। जैसे अभी एक चीज कहूँ, इसको पॉलिटिकल मत लीजिएगा, लेकिन एजुकेशन फील्ड से जुड़े होने के नाते ये चीज आती है दिमाग में। अब 12th का बच्चा पास हो गया तो हम सबको ये चिंता है कि कैसे एडमिशन होगा। क्या हमारे मुख्यमंत्री सीमा जी को हमारे सीमा जी आपके पास आऊंगी। हमारे साथ बहुत सारे छात्र भी जुड़े हुए हैं और वो भी अपना विचार रखना चाहते हैं कि इस फैसले के बाद उनका आगे का प्लानिंग क्या रहेगा, क्या कुछ असर पड़ा है। इसी बीच हमारे साथ तमाम बच्चों के साथ दृष्टि चौहान भी जुड़ी हैं आईसीएसई बोर्ड की। दृष्टि, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करूंगी, और जो ये फैसला आया आईसीएसई बोर्ड के साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम्स को जो निरस्त किया गया है, उसके बाद आपका क्या कहना है? क्योंकि 2 साल आपने मेहनत की और इस मेहनत के बाद अब ये जो फैसला आया है, क्या कोरोना काल को लेकर आप इस फैसले को लेकर खुश हैं या फिर ये फैसला आपके हिसाब से सही नहीं है? जी, देखा जाए तो काउंसिल का ये फैसला काफ़ी वाइज डिसीजन रहा है, क्योंकि बहुत सारी कैजुअलिटीज़, बहुत इधर-उधर बहुत डिस्ट्रैक्शन था, कहीं फोकस नहीं लग रहा था। मतलब हमारा एक जगह एक पैटर्न से हम लोग पढ़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि कहीं न कहीं फैमिलीज़ में कहीं किसी की डेथ हो रही थी, कभी कोई फ्रेंड्स में कहीं कुछ हो रहा था, तो माइंड बहुत डाइवर्टेड था, कहीं फोकस नहीं हो रहा था। देखा जाए तो कि काउंसिल का ये डिसीजन काफ़ी वाइज है, हेल्थ वाइज भी देखा जाए
तो क्योंकि अब बच्चे सेफ हैं, हम लोग अपने घर में रह के एट द कंफर्ट ऑफ आवर हाउस हम लोग अपने घर के कंफर्ट से पढ़ाई कर सकते हैं, और एक बेटर प्लान ऑफ एक्शन के साथ हम लोग बाकी अपने एंट्रेंस एग्जाम और कॉम्पिटिशन्स पे फोकस भी कर सकते हैं। जी, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। यदि बच्चों का मेंटल स्टेट अच्छा होगा, यदि बच्चे अपना मन बना चुके हैं, आगे आने वाले भविष्य में अभी बहुत कुछ है, लेकिन सिचुएशन के साथ डील करना ही समझदारी भरा काम यहाँ पर होता है। और सरकारों ने यदि ये फैसला लिया है, तो यकीनन इस फैसले के पीछे ठोस कारण, हम सभी जानते हैं कि ठोस कारण है। आगे भी हमारे साथ बच्चे लगातार जुड़े हुए हैं। प्रियांशु, आपके पास आएंगे, और जिस तरह का ये डिसीजन हुआ है, इसके बाद आपका क्या कहना है? क्या ये डिसीजन वाइज डिसीजन है? कि हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स होता है, इस चीज का भी है, लेकिन देखा जाए अगर हेल्थ वाइज इशू के हिसाब से तो गवर्नमेंट का सही फैसला है। और रही बात मार्क्स की, तो जैसा कि गाइडलाइंस अभी कल देख रहा था मैं, तो उसमें ऐसा था कि अगर कोई बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है तो आगे अप्लाई कर सकता है, तो उसमें कोई खराब चीज़ नहीं है। जैसे हाँ, बच्चों का फायदा हुआ है। बहुत से मेरे दोस्त हैं जिन्होंने, या फिर बहुत से लोग हैं ऐसे जिन्होंने ज़्यादा स्टडीज़ नहीं करी है, लेकिन ठीक है, वो तो गवर्नमेंट के ऊपर है। बट जो खुश नहीं है अपने परसेंटेज से, क्योंकि आगे तो क्राइटेरिया वही रहना है ना। लाइक डीयू का आप लोग को पता होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का 97-98% कट ऑफ है उसका। जी, तो वो आप ऑनलाइन तो दे नहीं सकते हो ऐसे मार्क्स 97-98। और प्री बोर्ड के हिसाब से अगर देते हैं तो प्री बोर्ड में इतना नंबर स्कोर हुआ नहीं है किसी का। हाँ, तो रही बात अगर मार्क्स की, तो जैसे कि जब पेपर हो जाएंगे, मतलब जब रिजल्ट आ जाएगा, सॉरी, तो हम लोग के पास एक ऑप्शन है कि हम लोग आगे अप्लाई कर सकते हैं कि हम लोग इस मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है, या फिर हम इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं अपने आप से, जी, और हम उसका एग्जाम देके अपना रिजल्ट निकाल सकते जी, हैं। बिल्कुल ठीक कहना है आपका। लेकिन हो सकता है कि इस फैसले के बाद यूनिवर्सिटीज़ और बाकी जो एग्जामिनेशन है, उनके एंट्रेंस में भी कुछ ना कुछ बदलाव किया जाए। ये आने वाला समय ही बताएगा। हमारे साथ विशाल भी बने हुए हैं। विशाल, जिस तरह का ये फैसला आया, उसमें आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि ये ठीक है आपके आगे आने वाले भविष्य के लिए? मैम, डिसीजन तो अभी के लिए मैम सही है, लेकिन आगे के लिए नहीं। आगे कैसे मार्क्स दिए जाएंगे, रिजल्ट बनेगा, ये सब मैम अभी टेंशन और स्ट्रेस अभी लाइफ में लगी हुई है। जी, बिल्कुल। शिवांशी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। शिवांशी, आपके माध्यम से भी जानना चाहेंगे, क्योंकि बच्चों को लेकर ये फैसला लिया गया है और 2 साल की मेहनत के बाद ये एक महत्वपूर्ण फैसला है। साथ ही साथ बच्चों का इसमें रजामंदी होनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले भविष्य की तैयारी आपको ही करनी है। क्या कहना है आपका इस फैसले को लेकर? बहुत फेयर हुआ है, क्योंकि अगर क्राइटेरिया बहुत सही दिया उन्होंने कि अगर हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है मार्क्स से तो वी कैन गिव आवर एग्जाम्स लेटर, तो दैट इज नाइस। और ऐसे एटलीस्ट नाउ क्लियर है हम लोग, तो एंट्रेंस के लिए भी वी कैन स्टडी। ऐसे 12th बोर्ड्स और एंट्रेंस दोनों के बीच बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, एक पे फोकस नहीं हो रहा था। नाउ वी कैन स्टडी फॉर आवर एंट्रेंसेस एज वेल। जी, बिल्कुल। इसके अलावा भी हमारे साथ छात्र जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन सीमा जी, यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से रद्द तो कर दिया गया है एग्जामिनेशन को, तमाम बच्चों का भी यही कहना है कि फ़िलहाल की सिचुएशन के हिसाब से ये फैसला सराहनीय है, लेकिन इसके बाद बदलाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बाकी के एंट्रेंस एग्जाम में भी। ख़ास तौर से चाहे हम यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लें, या फिर मेडिकल के लिए बच्चे तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करते हैं। आपको क्या लगता है कि इस फैसले के बाद तमाम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के भी क्राइटेरिया में बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और होगा भी। बदलाव होना भी चाहिए और होगा भी, क्योंकि जब इस पेंडेमिक की स्थिति में इस कोविड ने सारी ही चीजों को अफेक्ट किया है, एजुकेशन इससे अछूती कैसे रह सकती है। और मैं आपके माध्यम से जितने भी बच्चे जुड़े हैं उन सबको कहना चाहती हूँ कि आप सब बिल्कुल रिलैक्स रहें, बिल्कुल चिंता ना करें इस चीज की। जैसे गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है, ऐसे ही गवर्नमेंट जल्द से जल्द सारी यूनिवर्सिटीज को कुछ ना कुछ गाइडलाइन देगी कि आप अपने एंट्रेंस एग्जाम में किस तरीके का बदलाव करें, आप अपना मेरिट बेस्ड क्राइटेरिया कैसे बनाएं। जैसे अभी एक बच्चा कह रहा था, बिल्कुल सही बात थी उनकी, कि डीयू में जो एडमिशन होता है उसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। तो इस बार जब पूरे देश का रिजल्ट ही इस हिसाब से बनेगा तो कट ऑफ भी वहीं आएगी। दूसरा, इन सारे बच्चों को आप एक भरोसा दिलाइए कि जो रिजल्ट आपका बनेगा, वो जो भी, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, वो कोई ना कोई एक ऐसा फार्मूला निकाल के लाएंगे। जैसे 10th का फार्मूला उन्होंने दिया कि उस फार्मूले के बेस्ड जो रिजल्ट प्रिपेयर हो रहा है उसमें बायस्ड होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। बिल्कुल फेयर रिजल्ट वो निकल के आएगा।
तो ऐसे ही 12th का रिजल्ट भी, क्योंकि ये बिल्कुल सत्य बात है कि हम चाहे कह देते हैं कि 3 घंटे का पेपर देकर बच्चे की कैपेबिलिटी जज हो जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम सोचें और हम अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी अगर देखें तो मार्क्स आर नॉट द क्राइटेरिया फॉर जजिंग द कैपेबिलिटी ऑफ एनी स्टूडेंट। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे पास, क्योंकि ऑप्शंस बहुत कम है, यूनिवर्सिटीज बहुत कम है, सीट्स बहुत कम है, कॉलेजेस बहुत कम है, और अगर है भी तो वहाँ स्टाफ नहीं है। बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं, मेरे सामने न्यू एजुकेशन पॉलिसी खुली रखी है, बहुत से कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें एक सिंगल स्ट्रीम पढ़ाई जा रही है, उसमें कोई और ऑप्शन है ही नहीं। बहुत से कॉलेजेस ऐसे हैं लगभग इतने 5000 के आसपास की जिसमें फैकल्टी ही नहीं है पढ़ाने के लिए। तो हमें जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट को बच्चों की चिंता को देखते हुए, अभिभावकों की चिंता को देखते हुए आगे यूनिवर्सिटीज में कैसे एडमिशन होगा, जैसे अगर पर्टिकुलर डीयू की ही बात करें तो हो सकता है शायद कोई ऐसा ऑप्शन निकल के आ जाए कि डीयू इस बार अपना एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन लेगा, मेरिट बेस्ड एडमिशन ना हो। और जो 12th का भी बनेगा, देखिए बोर्ड के पास बहुत जबरदस्ती है। माफ कीजिएगा सीमा जी, यहाँ पर आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अनिका और मनन आपसे भी हम बातचीत करेंगे। यहाँ अपने दर्शकों को भी लगातार हम बता दें कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द होने के बाद अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लेकर फैसला भी लटका हुआ है। लेकिन जिस तरह से तमाम मांगे उठ रही हैं, छात्रों का भी यही कहना है कि उत्तर प्रदेश की शिक्षाओं को भी आगे रद्द किया जाए, 12वीं की परीक्षा को रद्द किया जाए, ताकि एक तरह से बच्चों को स्थिति मिल पाए और आगे के भविष्य के लिए उसके बाद रणनीति तैयार की जाए। इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं अब आगे की बारी को लेकर। जिस तरह से सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द किया गया है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर फैसला भी लटका हुआ है। लेकिन माना यह जा रहा है कि जल्दी इस पर फैसला आ सकता है और योगी आदित्यनाथ जल्द ही 12वीं की परीक्षा को लेकर कुछ न कुछ घोषणा कर सकते हैं। लगातार छात्रों का इस पर क्या कहना है, साथ ही साथ हमारे साथ लगातार सीमा त्यागी अध्यक्ष अभिभावक संघ भी जुड़ी हुई हैं, उनका भी क्या कुछ कहना है आगे आने वाले छात्रों के भविष्य को लेकर हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले अनिका, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के एग्जाम्स को रद्द किया गया है, कैंसिल किया गया है, आपका क्या कहना है इस फैसले के बाद? किस तरह का आपका प्लानिंग रहेगा और क्या कुछ फ्यूचर के लिए आप सोचती हैं? जी देखिए, जो भी डिसीजन लिया गया है बहुत ही वाइज डिसीजन लिया गया है, कंसिडरिंग अभी की जो भी सिचुएशन है, क्योंकि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑल ओवर
बहुत ज़्यादा है और किसी की भी कैजुअलिटी जो भी हो हर पेरेंट के लिए भी बहुत भारी पड़ सकता था। फिर अगर देखा जाए तो हम लोग को ऑप्शन तो दिया ही हुआ है कि अगर कोई रिज़ल्ट से सैटिस्फाइड नहीं है तो बेटर कंडीशंस में हम लोग अपना फिर से पेपर दे सकते हैं। जहाँ तक बात उसकी है कि जिन बच्चों ने पढ़ाई करी है, देखिए पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है, वो तो हम लोग अपनी आगे फ्यूचर में भी उसका यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ तक कॉलेजेस की बात है, अगर देखा जाए तो काफ़ी कॉलेजेस अपना खुद का टेस्ट करते हैं, तो उसके लिए तो इतना एक तरीके से पढ़ना ही पड़ता है। अभी काफ़ी नेशनल लेवल एग्ज़ाम जैसे नीट, जेई ये सब भी बचे हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं सबने तो पढ़ाई करी ही होगी, तो जो पढ़ाई करी है वो तो खाली नहीं जाएगी। और बाकी अब आने वाले समय में अब जैसी चीज़ें फिर से ठीक हो रही हैं, तो आगे हम लोग को हमेशा एक नई सूर्य की किरण की उम्मीद तो होती ही है। जी बिल्कुल, इस पॉजिटिविटी को आप ज़रूर बनाए रखिएगा, क्योंकि लाइफ में और ख़ास तौर से आज की सिचुएशन में ये पॉजिटिविटी हम सब की बहुत मददगार है। आगे हम बढ़ेंगे और मनन भी हमारे साथ बने हुए हैं। जी मनन, आपसे भी जानना चाहेंगे कि इस फैसले के बाद हम जानना चाह रहे हैं कि तमाम जो छात्र जिन्होंने 2 साल तक लंबा परिश्रम किया था, कठोर परिश्रम किया था, हम सबको ये मालूम है कि एग्ज़ाम्स 12th के एग्ज़ाम्स के लिए बच्चा बहुत मेहनत से तैयारी करता है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और उत्सुकता भी रहती है। क्या लग रहा है इस फैसले के बाद आपको? जी, जैसे कि मेरी मित्र ने कहा कि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाएगी, तो जो हमने पढ़ा है वो हमें जीवन में आगे काम आएगा। हाँ, थोड़ा दुख तो है कि हम बोर्ड एग्जाम ना दे पाए, लेकिन जैसे कि सरकार ने हमें ऑप्शन दिया है कि अगर हमें अपने मार्क्स से खुश नहीं है तो हम बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं, तो मन में वो शंका नहीं रह जाएगी। अगर हमारे मार्क्स कम भी आते हैं तब भी हम वो बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं। और सरकार का एक और फैसला है, न्यूज आ रही है कि 10th, 11th, 12th के बेसिस पे मार्क्स दिए जाएंगे। मुझे लगता है कि अगर ये हो तो ये हमारे साथ अन्याय होगा, क्योंकि 10th में हमें स्ट्रीम का ऑप्शन नहीं मिलता। 11th में आके हम स्ट्रीम चुनते हैं कि हम कॉमर्स चुनना चाहते हैं, साइंस चुनना चाहते हैं कि ह्यूमैनिटीज चुनना चाहते हैं। अगर हमारे 10th के मार्क्स देखेंगे तो जो 12th का मोटिव है, 12th की मार्किंग का मोटिव है कि बच्चा अपनी स्पेशलिटी में स्कोर करे, वो चला जाएगा और वो मार्किंग अनफेयर होगी। तो अभी बहुत सी चीजें डिपेंडेंट है। सरकार जो मार्किंग पैटर्न अडॉप्ट करेगा उस पे मेरा मानना है कि अब एक्सपर्ट्स को इस पे इलैबोरेट करना चाहिए और एक नई मार्किंग पॉलिसी निकालनी चाहिए जो इंक्लूसिव हो, जो सबके लिए, जो सबको इंक्लूड करे। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका और पॉइंट भी आपका बहुत अच्छा है। सीमा जी, यहाँ पर आपके पास आना चाहूँगी, और जिस तरह से मनन ने इस बात को संज्ञान में लाए हैं कि 10th 11th को अगर देखा जाता है 12th की रिजल्ट में, तो ये वाकई अनफेयर होगा, क्योंकि 10th में बच्चे का स्टेटस भी दूसरा होता है। 11th के बाद जब स्ट्रीम चेंज होती है तो 2 साल की पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन अगर आप पिछले 3 सालों का, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th में रिजल्ट आने के बाद और ज़्यादा संभल जाते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं। ऐसे में यदि वही बेसिस रखा जाएगा तो ये वाकई अनफेयर डिसीजन होगा। क्या कहना है आपका? मनन ने बिल्कुल सही कही है ये बात, और मुझे नहीं लगता कि 10th की मार्किंग को क्राइटेरिया बनाया जाएगा। सभी लोग जितने भी लोग बैठे हैं, कोई भी बोर्ड हो, वो बहुत इंटेलेक्चुअल है और बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है, और इन सब में आप सबके टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। और जितने अच्छे आप सब बच्चे हैं, जितने इंटेलेक्चुअल हैं, उससे ज्यादा गुना आपके सब टीचर्स भी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 10th की मार्किंग को 12th के लिए काउंट किया जाएगा। 12th के लिए सिर्फ 11th 12th को ही लिया जाएगा। 11th में आपने जो किया, क्योंकि ये बात बिल्कुल इन बच्चों ने सही उठाई कि 10th तक बच्चे को डिसाइड नहीं होता है कि उसको क्या स्ट्रीम लेनी है। स्पेशलाइजेशन उसको 11th में ही समझ आता है कि मुझे किस तरफ जाना है। तो जो 12th का रिजल्ट प्रिपेयर होगा, क्योंकि जैसे आप लोग देख रहे हैं 10th का भी जो रिजल्ट बोर्ड ने निकाला है, सीबीएसई बोर्ड ने, उसका जो क्राइटेरिया निकाला है उसमें 9th को इंक्लूड नहीं किया है। दैट इज ओनली बेस्ड ऑन 10th। तो जब 12th का रिजल्ट होगा तो उसमें मेरे हिसाब से सिर्फ 11th और 12th को इंक्लूड किया जाएगा, 10th को नहीं लिया जाएगा। तो बच्चे, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ सारे बच्चों से कि आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें कि आप में से किसी भी बच्चे के साथ पूरे देश के कोई भी अनफेयर होगा, क्योंकि रिजल्ट प्रिपेयर करने वाले सब आपके गुरु हैं और गुरु पेरेंट्स से भी ज्यादा अपने बच्चों का भला सोचते हैं। तो आप सबके साथ अच्छा होगा। एक चीज और आप सबसे अपील करना चाहूंगी कि आप सब लोग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, और क्योंकि अनसर्टेनिटी ज्यादा है, अभी ये क्लियर नहीं है कि यूनिवर्सिटीज अपना क्या क्राइटेरिया रखेंगी एंट्रेंस का। जैसे ये तो आप सब जानते हैं कि नीट के और आईआईटी जैसे एग्जाम में तो एंट्रेंस होता है। तो आपकी जो पढ़ाई आपने 2 साल तक पढ़ी वो वेस्ट नहीं गई,
That was not only for the board exam, that was for your future preparation. आप आगे करियर में क्या करना चाह रहे हैं तो वो आपकी वहां काम आएगी। और आप सिर्फ एक ऑप्शन पर ना टिके रहें कि आप अपने माइंड में ये माइंड सेट ना बैठाएं कि मेरे को फला यूनिवर्सिटी के फला कॉलेज में फला कोर्स में ही एडमिशन लेना। आप अपने पास अल्टरनेट जरूर रखें। आप अपने सब्जेक्ट जो आपने, क्योंकि आपके 3 तो मेन सब्जेक्ट्स हैं और जो ये बहुत अच्छी एजुकेशन पॉलिसी में जो इस बार आया है उस क्राइटेरिया को भी बहुत से कॉलेजेस अडॉप्ट कर चुके हैं और करेंगे भी, कि आप डाइवर्सिटी ले सकते हैं अपने सब्जेक्ट में। कि आप अगर 12th में साइंस सब्जेक्ट है और आप आगे जाके उस साइंस में से एक छोड़ना चाहते हैं और आपको इको अच्छी लगती है तो आप इको अडॉप्ट कर सकते हैं, मीन्स आप इको ऑनर्स में भी जा सकते हैं इस तरीके से। तो आप अपने पास सिर्फ एक ऑप्शन ना रखें, उससे आपको परेशानी हो सकती है। आप अपने पास 3-4 ऑप्शन सर्च करके रखें कि अगर ये नहीं तो मैं ये करूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप एक चीज के लगे रहे, बाई चांस वो नहीं मिल पाई तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी होना चाहिए। और हमारे देश के सभी बच्चे, जैसा मैं देख रही हूँ, जितने यहाँ जुड़े हैं बहुत वेल मेंटेन्ड है और बहुत अच्छे से अपने माइंड में क्लियर है और सबने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। तो सबको ऑल द बेस्ट, बिल्कुल रिलैक्स रहें और बिल्कुल सही फेयर रिजल्ट आप लोगों का सभी बोर्ड्स की तरफ से आए। जी बिल्कुल सीमा जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही साथ सभी छात्रों से भी निवेदन है आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाओं के रद्द होने के बाद छात्रों का क्या सोचना है, क्या आगे की योजना रहेगी और साथ ही साथ तमाम एंट्रेंस टेस्ट को लेकर अब क्या कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, इस पर हम बातचीत लगातार कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे अब आगे की बारी को लेकर और जिस तरह से सीबीएसई और आईसीएसई की परीक्षाओं को रद्द करने के बाद क्या कुछ सोचना है छात्रों का और कैसे उनका आगे का भविष्य को लेकर उनकी रणनीति है, किस तरह से तैयारी करेंगे, इसको लेकर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम छात्र भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ सीमा त्यागी जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। दृष्टि, आपके पास आऊँगी और जिस तरह से अब ये एग्जामिनेशन कैंसिल हुए हैं, फ्यूचर को लेकर क्या प्लानिंग है आपकी, क्या सोचती हैं आप, किस तरह से आगे एंट्रेंस होगा और उसके लिए आपने क्या सोच रखा है? अभी तक हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते थे कि एज अ स्टूडेंट हम सब ये जानते हैं कि कुछ ना कुछ थोड़ा पैटर्न वाइज फर्क दिखता ही है कंपटीशन बेस्ड एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स में। उसमें बोर्ड में हम लोग को थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता है, लेकिन उसमें टू द पॉइंट आपको MCQ बेस में सब आंसर्स देने होते हैं। तो अब उस बेसिस पे हम लोग अपनी उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकेंगे। अब हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, हमारे पास उतना हमारा फोकस अच्छा होगा क्योंकि अब हमारे पास फोकस करने को एक ही चीज़ है, वो है हमारे कॉम्पिटिशन्स। और हम लोग अपनी हेल्थ को भी देख पाएंगे कि हम लोग अपने आप को हार्म ना करें, इन्फेक्शन से दूर रहें, वैक्सीनेटेड रहें और अपने घर पे बैठ के अपनी सारी एग्जाम्स और एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। अनिका, आपके पास आएंगे और इस फैसले के बाद जिस तरह से फैसला तो अब हो चुका है, रिजल्ट भी अब कुछ ही दिनों में आप सबके सामने आ जाएगा, तो अब आगे का सवाल ये होता है कि फ्यूचर प्लानिंग को लेकर बच्चे किस तरह से तैयारियां करेंगे, क्राइटेरिया क्या होगा उसके लिए तो अभी हमें इंतज़ार करना होगा, लेकिन आपका क्या प्लानिंग है, किस तरह से आप आगे के लिए अपने फ्यूचर के लिए तैयारियां करेंगे?
देखिए फ्यूचर प्लानिंग के लिए तो जैसे काफ़ी कॉलेजेस अपना खुद का टेस्ट लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरी दोस्त दृष्टि जी ने भी कहा था कि हम लोग को अब अपना फोकस पता चल जाएगा कि हमें डिस्क्रिप्टिव के लिए नहीं ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ना है। तो अब हमें अपना प्लानिंग पता है कि हमें किस चीज़ के लिए तैयारी करनी है, तो उस पर अब हम लोग फोकस कर सकते हैं और अच्छे से। और बाकी अगर जिन कॉलेज में मार्क्स के बेसिस पे मिलेगी सीट, उस पे भी अभी जैसे अभी पूरे रिजल्ट नहीं आया तो अभी कुछ कह नहीं सकते और फिर से पेपर देने का तो ऑप्शन होता है। और वही कि हम लोग को अपने सारे ऑप्शंस खुले रखने चाहिए और एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन अभी बहुत ही अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी नोटिस आ सकता है। तो हर तरीके से अपने ऑप्शंस ओपन रखने चाहिए और तैयारी पूरी रखनी चाहिए। जी बिल्कुल। शिवांशी, आपसे अगला सवाल मेरा ये है, क्या प्लानिंग थी आपकी 12th के बाद, अब क्या करना चाह रही थी और अब उस प्लानिंग में कितना बदलाव आपको करना होगा? 12th के बाद मेरे को इंजीनियरिंग स्ट्रीम में ही जाना था, तो सारे एंट्रेंसेस एंड सबके लिए प्रिपेयर कर रहे थे, बट एट द सेम टाइम बोर्ड के लिए भी उस टाइम बोर्ड कैंसिल हो गए, तो एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे, अब और अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और कोई शंका नहीं रहेगी। एंड कहीं ना कहीं बट हाँ एक रहेगा कि अगर रिजल्ट हमारी सेटिस्फैक्शन के हिसाब से नहीं आया तो वो एक ऑप्शन है ना कि फिर से पेपर दे सकते हैं, तो दैट इज़ वेरी सेटिस्फैक्टरी फॉर अस। तो अब और अच्छे से तैयारी करेंगे एंड होपिंग टू गेट इन द बेस्ट ऑफ कॉलेजेस। जी बिल्कुल, ऑल द बेस्ट फ्रॉम अस ऑल्सो। मनन, आपके पास आऊँगी, और जिस तरह से आपका मानना था कि एक फैसला आया है और कहीं ना कहीं आप उससे थोड़ा सा सशंकित भी महसूस कर रहे थे, जिसको सीमा जी ने बोला है कि 9th और 10th को नहीं काउंट किया जाएगा, आपके 12th के रिजल्ट में सिर्फ 11th और 12th को ही काउंट किया जाएगा, और उसको लेकर लगातार बातचीत भी हो रही है, ऐसा फैसला अभी तक आया नहीं है कहीं से। इससे पहले जब ये फैसला आया, उससे पहले आप किस फील्ड में जाने की तैयारी कर रहे थे और कितना बदलाव होगा अब आपकी प्लानिंग में? मेरा लक्ष्य था DU कॉमर्स के लिए, मेरा लक्ष्य अभी भी वही है जी। लेकिन अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा था कि यू जैट एंट्रेंस टेस्ट लेगी और साथ ही साथ बोर्ड्स के मार्क्स को कंसिडरेशन में लेगी। तो अगर हम DU जाना है तो हम उसे एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं और साथ ही साथ हम और कॉलेजेस की भी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं जिनका सबका कंटेंट सेम होता है। अगर कॉमन सेंस है, अगर आप में IQ है तो आप उन टेस्ट को पास कर सकते हैं अपने प्रीवियस एजुकेशन के बेसिस पे। सबसे अच्छी बात वो है उन टेस्ट की। जी, सो आई थिंक दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी स्टूडेंट। जी बिल्कुल। साथ ही साथ हमारे साथ प्रियांशु भी बने हुए हैं। प्रियांशु, आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि अब जो फैसला आ चुका है वो तो आ चुका है, उसके लिए तो आपको थोड़ा और रिजल्ट के लिए इंतजार करना होगा, लेकिन अब आगे की आपकी क्या तैयारी है? देखिए मैम, जैसा कि सब लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को पढ़ाई करते रहना है। अगर देखिए हमारे रिजल्ट्स 11 12 के बेसिस पे बनते हैं तो प्री बोर्ड्स में ज़्यादा स्कोर नहीं होता है। प्री बोर्ड्स के बाद हम लोग को 4 या 5 मिल चुके हैं, जिससे कि मुझे लगता है हर बच्चा प्री बोर्ड से ज़्यादा मार्क्स एक्सपेक्ट करता है अपने आप से। तो अगर उस मार्क्स अप्लाई करेंगे, बट पढ़ना भी पड़ेगा ना। अगर हम 12th को अभी छोड़ देंगे एकदम और हमारे मार्क्स नहीं आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? अप्लाई करने का मतलब यही है ना हमारा सेंस की हम किसी अपनी नॉलेज के हिसाब से हम उसमें अप्लाई कर रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि हम लोग को अभी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर जैसा कि सब लोग बोल रहे हैं कि प्री बोर्ड के हिसाब से मार्क्स जोड़े जाएंगे या फिर 11th हो गया 11 12 के मार्क्स पे, तो 11 12 में अब तक इतना अच्छा स्कोर नहीं गया है एक दो सब्जेक्ट्स में। तो लेकिन उससे ज़्यादा नॉलेज अभी है हमारे पास और अभी हम चाहते हैं कि हमें पता है कि हम उससे ज़्यादा स्कोर कर लेंगे अपना। तो हम लोग को पढ़ाई करनी पड़ेगी अभी भी, एकदम रुकना नहीं होगा। जिसको कहते हैं ना कि चेन टूटनी नहीं चाहिए एकदम, जिससे कि अगर चेन टूट गई तो फिर हमारा एक कह सकते हैं कि एक लैब टूट जाएगी। और फिर उसके बाद हम लोग को उसका भी एंट्रेंस के लिए भी बहुत सारा टाइम मिल गया है। जैसे अभी मनन ने बताया कि DU जैट होता है, तो उसमें कॉमर्स के लिए साइंस का बच्चा भी अप्लाई करता है, कॉमर्स का भी करता है, ह्यूमैनिटीज़ का भी करता है। लेकिन उसमें बहुत से टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो साइंस वाला बच्चा नहीं पढ़ता है या फिर ह्यूमैनिटीज़ वाला बच्चा नहीं पढ़ता है। तो वो टाइम मिला हुआ है हम लोगों को कि हम लोग अपने सिलेबस से हट के भी दूसरी चीज़ों पर ध्यान दें और अपनी नॉलेज बढ़ाएं, क्योंकि नॉलेज वेस्ट नहीं जानी है, ये तो पक्का है। आज नहीं तो कल यूज़ आएगा ही, और हर जगह यूज़ है नॉलेज का आज के टाइम पे। तो बस यही है कि सब पढ़ते रहें और
वही है। जी, विशाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, आपसे भी जानना चाहेंगे कि कोरोना काल में जिस तरह से काफ़ी टाइम बर्बाद हुआ है बच्चों का, आपको प्रॉपर क्लासेस भी नहीं मिली, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पूरा साल 2020 और 21 बच्चों ने पढ़ाई की है, तो इसके बाद रिजल्ट तो अब आ जाएगा आपका, लेकिन आगे की क्या तैयारी है आपकी? जी, विशाल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अपने फ़ोन के अनम्यूट बटन को आप चेक करें, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। मैम 11th और 12th के बेसिस पे अगर रिजल्ट बनता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर 10th के बेसिस पे बनेगा तो मैम थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उस टाइम स्ट्रीम तो थी नहीं, अब 11th में स्ट्रीम आती है, तो मैम इसके बेसिस पे बनेगा तो सही है, अगर 11th 12th पे बनेगा। जी विशाल, यहाँ पर ये बात साफ हो चुकी है कि 10th को उसमें काउंट नहीं किया जाएगा, 12th के रिजल्ट में 11th और 12th के ही मार्क्स को इंक्लूड किया जाएगा। यस मैम, तो अब हमें बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करनी है, और आगे का मैम सोचा ये था कि जैसे मैंने इंजीनियरिंग की वो तैयारी करनी थी, पर अभी जो सिचुएशन है मैम इसके चक्कर में थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया था। जी, लेकिन ये आपके आगे आने वाले समय के लिए ये टाइम आपको मिला भी है, क्योंकि इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन के लिए ऐसे जो एंट्रेंस एग्जाम होते थे उनकी डेट अब तक आ चुकी होती थी या आने वाली होती थी। अब आपके पास काफ़ी टाइम है, और ये जो टाइम जब तक आपकी एंट्रेंस की डेट नहीं आती है तब तक आप तैयारी कर सकते हैं एंट्रेंस की। यस मैम, ये फ्रूटफुल होगा हम लोग के लिए कि जो हम लोग। जी बिल्कुल, सीमा जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से बच्चों का भी ये लगातार कहना है कि पुराने रिजल्ट को लेकर सशंकित वो अभी भी लग रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर रिजल्ट बेहतर आता है तो बच्चों को खुशी ज़रूर होगी, लेकिन जिस तरह से बच्चों का कहना है, ठीक कहना है कि प्री बोर्ड में बच्चे का मेंटल या फिर तैयारी उतनी नहीं होती है जितनी कि फाइनल एग्ज़ाम के लिए होती है, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम का अपना एक प्रेशर, और साथ में साथ जो बेटर प्रिपरेशन के साथ बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचते हैं वो शायद प्री बोर्ड में बच्चों ने नहीं की होगी या नहीं कर पाए होंगे। ऐसे में रिजल्ट के साथ ही साथ ऑप्शन ज़रूर मिला है, लेकिन ये जो दूसरे ऑप्शन की बात हो रही है कि बच्चा बाद में एग्ज़ाम दे सकता है, इस एग्ज़ाम को देने के साथ ही साथ जो बाकी एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे उसका टाइम को और इस एग्ज़ाम को कैसे मैच किया जाएगा? जी सीमा जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं आपसे जी सीमा जी यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, आपसे जवाब मैं ज़रूर लूंगी, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 9 के साथ बैठक कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप सीधे लखनऊ से देख पा रहे हैं। टीम 9 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक चल रही है। कोरोना काल में लगातार समीक्षा बैठक होती रहती है, और समीक्षा बैठक के माध्यम से उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों की स्थितियों का जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ खुद लेते हैं। जिस तरह से आपने लगातार देखा है कि कोरोना काल में स्थितियों के खराब होने के साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ही कमान संभाली है। 40 जनपदों में लगातार निरीक्षण करने के बाद लगातार अधिकारियों के संपर्क में सीएम योगी आदित्यनाथ रहते हैं, और कोरोना की स्थितियों को लेकर चर्चा की जाती है। उसी को लेकर ये बैठक टीम 9 की चल रही है, और कोरोना को लेकर जो भी स्थितियां उत्तर प्रदेश में बनी हुई हैं, कई जिलों में स्थितियां संभली हैं, उन्हें अनलॉक किया गया है, लेकिन यदि देखा जाए तो कुछ जिले अभी भी ऐसे हैं, लखनऊ समेत 14 जिले अभी ऐसे हैं जहां पर केसेस की संख्या कम नहीं हुई है, इसीलिए लॉकडाउन को बरकरार रखा गया है। कब तक यहाँ पर लॉकडाउन को बरकरार रखा जाएगा, किस तरह से आगे का फैसला लिया जाएगा, उसको लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करते हैं। और लखनऊ से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 9 के साथ बैठक। अनकंडीशनल सपोर्ट। बैठक के साथ ही साथ लगातार डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भी इस बात की घोषणा की है कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। पूरे देश के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी जितने भी छात्र सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को देने वाले थे, उनका रिजल्ट अब 11th और 12th के बेसिस पर तैयार किया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लेकर फैसला अभी आना बाकी है। छात्रों का इंतजार अभी लंबा है, माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इसको लेकर फैसला जल्द ही कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ खबरें ये भी आ रही हैं
और इसके साथ ही साथ लगातार हम अब आगे की बारी की बात कर रहे हैं। सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के साथ ही साथ यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को भी रद्द करने की तैयारी कर ली गई है। यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द हो सकती, शिक्षा मंत्री कर सकते हैं कुछ ही समय में घोषणा। प्रधानमंत्री के संदेश के बाद अब सिर्फ औपचारिकता बची है। लगातार सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द होने के साथ ही प्रधानमंत्री ने दिया था सुरक्षित रहने का संदेश। उसी को लेकर यूपी बोर्ड 12वीं की भी परीक्षा रद्द करने की तैयारी हो चुकी है। माना जा रहा है कि कुछ ही देर में शिक्षा मंत्री इस फैसले की घोषणा कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के संदेश के बाद अब सिर्फ औपचारिकता बची है। प्रधानमंत्री ने ये संदेश दिया था कि कोरोना काल में सबको सुरक्षित रहना चाहिए और खासतौर से कोरोना काल की स्थितियों को देखते हुए ही सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को पहले ही स्थगित किया जा चुका है। ऐसे में लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम छात्रों को इस बात का इंतजार था कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर घोषणा कब की जा सकती है। ऐसे में कुछ ही समय का वक्त अब बचा हुआ है। माना जा रहा है कि जल्द ही शिक्षा मंत्री इस पर घोषणा करेंगे। इस पर फैसला पहले ही लिया जा चुका है। और लगातार अब आगे की बारी को लेकर हम बातचीत करेंगे। चर्चा पर एक बार फिर से वापस लौटेंगे। हमारे साथ तमाम छात्र जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ सीमा त्यागी अध्यक्ष अभिभावक संघ भी जुड़ी हुई हैं। लगातार हम बातचीत कर रहे थे। सीमा जी, आपकी बात को मैंने वहाँ पर रोका था, तो सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगी। हम लगातार ये देख रहे थे कि जिस तरह छात्रों ने तैयारी को लेकर अपना मन बनाया है, अब आगे आने वाले फैसले को लेकर जो बातचीत होगी, जिस तरह से ये माना जा रहा था कि कोरोना काल में एक लंबा समय बच्चों को घर में रहना पड़ा है। ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में जो अंतर होता है वो हम सभी जानते हैं। बच्चों की जो कन्फ्यूजन होती हैं वो उस तरह से क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो अब आगे को लेकर क्या कुछ सोचा गया है, किस तरह से इनको अपना फ्यूचर प्लान करना चाहिए? अभी जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, ये बात आपकी सही है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन इसमें बहुत अंतर। ऑनलाइन क्लासेस एक इस कोरोना काल में एक ऑप्शन निकल के आया और ये एक बेटर टीचिंग एड की तरह इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जो है वो अल्टरनेट नहीं है ऑफलाइन क्लासेस का, क्योंकि ये बच्चे भी जानते हैं और अध्यापक भी जानते हैं और अभिभावक भी जानते हैं कि पढ़ाई प्रॉपर तभी होती है जब बच्चे और अध्यापक आमने सामने बैठे हों, आई कांटेक्ट हो, चीजों को समझा सकें, बच्चे भी समझ सकें। और पूरे ग्रुप में जब बच्चा बैठा होता है तो एक कंसंट्रेशन होता है। तो पिछले 1.5 साल से लगभग बच्चों के साथ ये तो एक तरीके से ज्यादती हुई है कि ऑनलाइन क्लासेस में उतना ट्रांसफर ऑफ नॉलेज नहीं हो पाया जितना ऑफलाइन में हो। अब आगे की तैयारी की बात अगर कर रहे थे, एक तो बच्चों को मैं फिर से आपके माध्यम से पूरे बच्चों को ये कहना चाहूंगी कि आप इस बिल्कुल ना करें कि आपका बोर्ड का एग्जाम नहीं हुआ तो आपके रिजल्ट में कुछ गड़बड़ होगी। रिजल्ट में बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगी। आपका रिजल्ट जो भी यूपी बोर्ड के डिक्लेरेशन के लिए पता नहीं क्यों इतनी देर मंत्री जी ले रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। जब प्रधानमंत्री जी डिसीजन दे चुके हैं पूरे देश के लिए, तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को और शिक्षा मंत्री को इतनी देर क्यों लग रही है? जबकि हमारे शिक्षा मंत्री तो खुद प्रोफेसर हैं, वो खुद लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं, शिक्षाविद हैं, तो उनको तो ये सारी चीजें समझनी चाहिए कि आप और लेट क्यों कर रहे हैं। बच्चों को जितनी जल्दी ले लेंगे उतना इजीली बच्चे फील करेंगे और आगे की तैयारी करेंगे। रही बात जो 11th-12th में भी बच्चों ने पढ़ा है, चाहे किसी भी स्ट्रीम का हो, वो उनकी आगे का एक बेस होता है। कोई भी एग्जाम आप देखेंगे, इंजीनियरिंग का भी एग्जाम देखेंगे तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 11th-12th वही है। थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाता है बस, तो बच्चों की पढ़ाई वेस्ट बिल्कुल नहीं जाएगी। बच्चों की जी सीमा जी, यहाँ पर एक सवाल और ऐड करना चाहूंगी, जो सवाल मैंने पहले भी आपसे किया था कि जो बच्चे अपने इस रिजल्ट से खुश नहीं होते हैं, उनको जो सेकेंड ऑप्शन दिया गया है कि वो लेटर ऑन ऑफलाइन परीक्षाएं भी दे सकते हैं। यदि ऑफलाइन परीक्षा कोई बच्चा देना चाहता है और उसके साथ ही साथ एंट्रेंस टेस्ट की भी डेट आती है, तो इन दोनों को कैसे मैनेज किया जाएगा? ये तो हर बार मैनेज होता है ऐसे। जैसे कई बार ये होता है कि 12th के क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं तो उसका कोई पेपर होता है तो एक आधा एंट्रेंस से क्लैश कर जाता है, तो या तो एंट्रेंस तो एग्जाम बदला जाता है या फिर 12th के एग्जाम की डेट चेंज की जाती है।
अधिकतर हर साल कोई ना कोई एक पेपर ऐसा हो जाता है, तो इससे बिल्कुल निश्चित रहे बच्चे कि उनके अगर बोर्ड के एग्जाम होंगे तो उनकी डेट एंट्रेंस एग्जाम से क्लैश नहीं की जाएगी। पूरे सारे ही प्रदेशों का शिक्षा विभाग और हमारा जो केंद्रीय शिक्षा विभाग है, वहां बहुत काबिल लोग बैठे हैं सब, जो भी प्लानिंग करेंगे। जैसे अब मुझे लगता है कि जो केंद्र सरकार मांगेगी वो सभी यूनिवर्सिटीज से कहेगी कि आप अपने एंट्रेंस एग्जाम की डेट शीट शेयर कीजिए, आप कब कराना चाह रहे हैं, कब करा सकते हैं, कब कोरोना सही होगा। और उन सारी चीजों को देखते हुए सभी बोर्ड, चाहे वो सीबीएसई है, आईसीएसई है, उसके हिसाब से अपनी डेट्स देंगे, जिससे बच्चों के एग्जाम की डेट क्लैश ना करे। बिल्कुल इस बात से निश्चिंत रहें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि 12th बोर्ड का एग्जाम जो बच्चे देंगे उनके साथ एंट्रेंस एग्जाम की डेट क्लैश करेगी। जी बिल्कुल किया जाएगा, जैसे ही वो नॉलेज में आएंगी चीजें वो चेंज हो जाएगी तुरंत। जी बिल्कुल। दृष्टि, आपके पास आऊंगी। अगला सवाल मेरा आपसे है, जिस तरह से प्रियांशु का भी कहना है और कई बच्चों का कहना है, यदि आपका रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री होता है, आप उससे सेटिस्फाइड होते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप सेकंड ऑप्शन चुनते हैं और एग्ज़ाम दोबारा देना चाहते हैं, ऐसे में आप आगे आने वाले फ्यूचर के लिए जो भी करना चाहते हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन में जाना चाहें या मेडिकल का एंट्रेंस देना चाहें, उसके लिए आप कैसे प्लानिंग करेंगे? एक तरफ आपका 12th का एग्जामिनेशन रहेगा जिसे आप दोबारा देना चाह रही हैं, और दूसरी तरफ आपका फ्यूचर रहेगा, चाहे वो एंट्रेंस टेस्ट हो ग्रेजुएशन का, डीयू का, या किसी अन्य यूनिवर्सिटी का, या फिर मेडिकल या इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जामिनेशन। कैसे मैनेज करेंगी? रही मतलब देखा जाए, अगर हम लोग मैनेज करने की बात करते हैं तो अभी हम लोग 1 साल से 12th की पढ़ाई कर ही रहे हैं। तो अगर ये कल एक ट्यूसडे इवनिंग को अगर एक कोई डिसीजन आता है कि हमारा 12th नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ने जितना भी 12th में पढ़ा है, हम लोग जो भी जितना पढ़ाया गया है, हमारे टीचर्स ने जितनी भी मेहनत की है, हम लोग वो सब एकदम से भूल जाएंगे। तो अगर आगे चल के हम लोग अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और चाहते हैं कि हम लोग री एग्जाम दे सके, उसके लिए अपीयर कर सके, तो मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई कुछ अफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पहले भी हम लोग इस चीज़ से हम लोग हैंडल करना हम लोग को सिखाया गया है कि हम लोग के एंट्रेंस एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब एक ही साथ होते हैं, हम लोग को ज़्यादा टाइम का गैप नहीं दिया जाता है। तो अगर हमारा उस समय अगर थोड़ी बहुत आगे पीछे डेट्स एंट्रेंस एग्जाम्स और री एग्जाम देने के लिए, तो आई डोंट थिंक कि किसी स्टूडेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए। बस हमें ये देखना है कि हम दृष्टि, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। इसी बीच लगातार हम बातचीत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लेकर, हम सवाल उठा रहे थे, और सीबीएसई और आईसीएसई की बात लंबे समय से इंतजार उत्तर प्रदेश के बच्चों का चल रहा था। इस पर देख लेते हैं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है और भारतवर्ष के उन तमाम अभिभावकों को, विद्यार्थियों को, शिक्षकों को राहत मिली है जो कि परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी थे, उनसे संबंधित थे। निश्चित रूप में छात्रों के हित में लिया गया ये प्रधानमंत्री की चिंता है, और ये जो निर्णय है उन्होंने काफ़ी सोच विचार करके और पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में लिया है, क्योंकि अभी भी तमाम प्रदेशों की स्थितियाँ सुधरने की ओर तो हैं, लेकिन अभी कई प्रदेश ऐसे भी हैं जहाँ कोरोना का जो संक्रमण है कम नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये इस निर्णय का सभी तरफ स्वागत हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय राजनाथ सिंह जी के साथ साथ प्रकाश जावड़ेकर जी और स्मृति ईरानी जी के साथ में बैठक हुई थी, उसमें तमाम सुझाव आए थे। उत्तर प्रदेश में 66 जिलों में कोरोना कर्फ्यू में ढील हुई है और कई जिलों में स्थितियां सामान्य की ओर बढ़ी हैं, लेकिन फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय आया है उसके संदर्भ में हम लोग पूरे प्रदेश की स्थिति का परीक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठक के बाद उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम क्या निर्णय लें, क्योंकि अभी हमने उत्तर प्रदेश में जो माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो परीक्षाएं हैं उनको स्थितियों के सामान्य होने पर जुलाई माह में, यानी अभी समय है, कराने का प्रस्ताव रखा था। स्थितियां कितना समान होती हैं, क्या होता है, इसका आकलन करने के बाद ही 12वीं की परीक्षा होगी कि नहीं होगी,
इसका निर्णय लेना शेष था। तो यहाँ लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की तारीफ तो की है और इसके बाद माना ये भी जा रहा है कि इस फैसले के बाद यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को भी रद्द किया जा सकता है। मात्र औपचारिकता ही बची है, कुछ और समय हमें इंतजार करना होगा। दृष्टि, हम आपसे बातचीत कर रहे थे और आप इस बारे में जानकारी हमें दे रही थी कि किस तरह से आप दोनों ही एग्जाम्स को मैनेज करेंगी यहाँ पर, तो क्या कुछ करेंगे। और हालांकि आपका जो कहना है वो बिल्कुल ठीक है कि आपने इतना लंबे समय पढ़ाई करी और वही पढ़ाई जो होती है वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आगे काम आती है, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट ज़रूर है, लेकिन तब भी अपने संयम को बनाए रखना और साथ ही साथ मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से करना यहाँ पर आपके लिए एक चुनौती हो सकता है। टाइम मैनेजमेंट और 2-3 चीज़ों को मैनेज करना बहुत शुरुआत से सिखाया जाता है। हम लोग जब अपने स्कूल में भी होते हैं तो सिर्फ एग्जाम्स नहीं होते जो हमें देखने होते हैं, और भी को करिकुलर भी होता है, बहुत चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक हर एक स्टूडेंट 2 चीज़ें एक साथ मैनेज कर ही सकता है। हम लोग अगर ये कोविड सिचुएशंस नहीं होती तो भी लोग अपने एंट्रेंस एग्जाम और बोर्ड के एग्जाम आसपास ही दे रहे होते। तो आई डोंट थिंक कि ये किसी स्टूडेंट को बॉदर करना चाहिए कि अगर हम लोग चाहते हैं, अगर हमारा रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं है और हम चाहते हैं कि हम दूसरा एग्जाम दें, उसके लिए अपीयर करें, मुझे नहीं लगता कि किसी को उतनी प्रॉब्लम होनी चाहिए कि उसका एंट्रेंस एग्जाम या कोई यूनिवर्सिटी का या जेईई मेन हो गया, नीट हो गया, इफेक्ट होना चाहिए। जी, बिल्कुल ठीक कहना है आपका। और इसी के साथ लगातार सीमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर मैं देना चाहूँगी कि आपने छात्रों का हौसला भी बढ़ाया है और साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात भी हम सबके सामने रखी। उसके साथ ही साथ तमाम छात्रों का, दृष्टि, प्रियांशु, अनिका, शिवांशी, साथ ही साथ विशाल हमारे साथ बने हुए थे, मनन भी हमारे साथ बने हुए थे। आप सभी को सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट आपके आने वाले रिजल्ट के लिए और उसके साथ ही आपके बेस्ट फ्यूचर के लिए भी। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने के साथ ही साथ तमाम छात्रों के लिए अब ये बड़ा फैसला है, उनके आगे आने वाले फ्यूचर के लिए किस तरह से तैयारियां होगी। और बड़ा सवाल ये भी है कि तमाम एंट्रेंस टेस्ट की अब रणनीति क्या होगी, क्या प्लानिंग होगी, क्योंकि अक्सर कट ऑफ के माध्यम से भी कई संस्थाओं में बच्चों को इनविटेशन मिलता था, बच्चों को एडमिशन मिलता था। अब उसके लिए क्या कुछ बदलाव होंगे आगे आने वाले समय में, ये देखना होगा और उस पर हम लगातार अपनी नज़र भी बनाए रखेंगे। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।